न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। तमिलनाडु के लोग DMK को सत्ता से करेंगे बेदखल, अमित शाह का स्टालिन सरकार पर। पाकिस्तान के इन 2 शहरों में नहीं है मुनीर आर्मी का गढ़। गाजा पर इजरायली हमले में 95 लोगों की मौत। IDF ने बरामद किया थाई बंधक का शव। तो खबर विस्तार से। तमिलनाडु के लोग DMK को सत्ता से करेंगे बेदखल, अमित शाह का स्टालिन सरकार पर हमला। तमिलनाडु में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। मदुरै दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि 2026 में यहां भाजपा AIADMK गठबंधन ये NDA सरकार बनेगी। मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मेरे कान हमेशा तमिलनाडु पर रहते हैं। MK स्टालिन कहते हैं कि अमित शाह DMK को नहीं हरा सकते हैं, वही सही कह रहे हैं। मैं नहीं बल्कि तमिलनाडु की जनता आपको हराएगी। उन्होंने दावा किया है कि साल 2026 के चुनाव में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में NDA की सरकार बनेगी। आज तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के मंडल और जिला के चुने हुए सभी प्रतिनिधि के सम्मेलन में मैं आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। இன்று நம் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் மண்டல் ஜில்லா இந்த பகுதியில் எல்லாம் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்। मेरे साथ मंच पर उपस्थित तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नयनार नागेंद्र जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया, ऐसे हमारे पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई जी, मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरे साथी डॉक्टर L मुरुगन जी, श्री AP राजसिम्मन जी, डॉक्टर सुधाकर रेड्डी जी, श्री प्री राधाकृष्णन जी, डॉक्टर तमिलसाई सौंदर्यराजन जी, मेरे मित्र और हमारे नेता H राजा जी, बहन वानती श्रीनिवासन जी, श्री चक्रवर्ती जी, श्री रामा श्रीनिवासन जी, श्री VP दुरईसामी जी, श्री SR शेखर जी, श्री P कार्तिकेय जी, डॉक्टर KP रामलिंगम जी, L मुरुगनानंद जी, KS नरेंद्रन जी, और आज तमिलनाडु के कोने कोने से आए हुए मेरे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। மேடையில் இருக்கும் தலைவர்கள் அனைவரையும் வணங்கி தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலை முடுக்கில் இருந்தும் இங்கு வந்து குவிந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன்। सबसे पहले मैं मदुरै में आया हूं। मदुरै में विराजमान मीनाक्षी अम्मन को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। மதுரை மண்ணில் வந்தவுடனே முதலில் நான் மதுரை மீனாட்சி அம்மனை வணங்கி என் உரையை தொடங்குகிறேன்। मैं शोकनाथर, कल्लालगर और भगवान मुरुगन को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। இந்த மண்ணின் சொக்கநாதருக்கும் கல்லழகருக்கும் மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் முருகனையும் நான் தலை வணங்கி மகிழ்கிறேன்। मित्रों, सबसे पहले मैं भारत की महान भाषाओं में से एक
तमिल भाषा में तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं से बात नहीं करता, इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं. தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழ் மக்களாகிய உங்களை சந்திக்கும் போது நம்முடைய பெருமைக்குரிய தமிழ் மொழியில உங்ககிட்ட பேச முடியவில்லையே என்று என் வருத்தத்தை நான் உங்களிடம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். हमारा मदुरै एक शहर से बढ़कर 3000 साल पुरानी सभ्यता का संस्कृति का प्रतीक है. நம்முடைய மதுரை சாதாரண நகரம் அல்ல, 3000 ஆண்டுகால வரலாற்று பெருமை கொண்ட மிக முக்கியமான புனித இடம். मैं यहां आया हूं तब महान स्वतंत्रता सेनानी पसुम्पोन्नन मथुरा लिंगम थेवर जी को भी प्रणाम करता हूं. இந்த மண்ணின் நாயகராக விளங்கிய பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயாவையும் நான் வணங்குகிறேன். और साथ में आप सभी को अपील करता हूं, बड़ी जोर लगाकर 22 जून को मुर्गा भक्तगढ़ मनाडू में जोर शोर से हिस्सा लीजिए. உங்க எல்லாரையும் கேட்டுக்கிறேன், வர ஜூன் 22ஆம் தேதி முருகனுக்கான பக்தர்கள் மாநாடு நடக்குது. அதையும் இந்த மண்ணிலே மிக சிறப்பாக நீங்கள் நடத்தி தர வேண்டுகிறேன். मित्रों, ये मदुरै कई परिवर्तनों का वाहक नगरी है. மதுரை மண் பலவிதமான மாற்றங்களுக்கு வித்திடும் மண். और मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार की पतन का कारण बनने वाला है. இன்றைக்கு இந்த மீட்டிங்ல உங்க எல்லார் முன்னாடியிலும் அத்தனை தொண்டர்கள் மத்தியிலும் சொல்லுகிறேன், இந்த கூட்டமும் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கும், திமுக ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து வீட்டிற்கு அனுப்பும். 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है. भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है. உங்ககிட்ட எல்லாம் சொல்றேன், வரக்கூடிய 2026ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் என்டிஏ கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிமுகவின் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும். मैं रहता तो दिल्ली में हूं, मगर मेरे कान तमिलनाडु पर लगे हुए रहते हैं. நான் எந்த நாட்டின் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் என்னுடைய காதுகளும் என்னுடைய சிந்தனைகளும் தமிழ்நாட்டின் மேலதான் இருக்கிறது. ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते. स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है. இந்த நாட்டின் முதல்வர் சொல்கிறார், அமித்ஷா அவர்களால் திமுகவை தோற்கடிக்க முடியாது என்று. அவருக்கு சொல்றேன், அமித்ஷானால தோற்கடிக்க முடியாது, நீங்க சொல்றது சரிதான். ஆனா இந்த நாட்டின் மக்கள், தமிழக மக்கள் உங்களை தோற்கடிக்க இருக்கிறார்கள், காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். और मित्रों, मेरी बात याद रखना, मैं देश भर के चुनावों में हिस्सा लिया है. मैं पब्लिक की नब्ज जानता हूं, जनता की नब्ज जानता हूं. तमिलनाडु की जनता इस बार डीएमके की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी. என்னுடைய நீண்ட கால அரசியல் அனுபவத்தில் சொல்றேன், மக்களின் நாடி துடிப்பை உணர்ந்தவனாக சொல்கிறேன். வரப்போற தேர்தல்ல தமிழக மக்கள் திமுகவை தூக்கி எறிய காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். भाई और बहनों, मैं तमिलनाडु की जनता का इसलिए भी आभार करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी वीर सेना और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जो तिरंगा यात्रा है तमिलनाडु में निकली है, वो देश के किसी भी हिस्से से कम नहीं है.
சகோதர சகோதரிகளே, இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், ஆபரேஷன் சிந்தூர் நம்முடைய தேசத்தின் அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்பட்ட போது வடக்கிலே நடைபெற்ற அந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய எழுச்சியும் மிகப்பெரிய ஆதரவும் நாட்டுப்பற்றும் தமிழகத்தில் இருந்து ஒரு ஆதரவு குரல் ஒலித்ததே, அதை நான் நினைவு கூறுகிறேன். और मित्रों, पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, धर्म पूछकर हत्या की, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम किया है. பகல்காம்ல நம்ம அப்பாவி பொதுமக்களை மதத்தின் பெயரால் நீங்க யாருன்னு அடையாளப்படுத்தி கொடூரமாக கொலை செய்த தீவிரவாதிகளை முப்படைகளையும் திரட்டி நமது பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் அவங்க ஊருக்குள்ளேயே புகுந்து அடித்தார் பாருங்க. அதுதான் அவர்களுக்கு நாம் புகட்டிய பாடம். भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले कई आतंकवादी हमले हुए, इससे भी बड़े हमले हुए, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता. 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी, पुलवामा और अब पहलगाम हुआ. हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सिंदूर ऑपरेशन कर आतंकवादियों को करारा जवाब देने का काम किया है. இதற்கு முன்னர் கூட அந்த தீவிரவாதிகள் எல்லாம் தங்கள் கைவரிசையை காட்டி இருக்கிறார்கள். ஆனால் அப்போது எல்லாம் இத்தகைய வீர தீரமான செயல்பாட்டை எல்லாம் முந்தைய அரசுகள் வெளிப்படுத்தவில்லை. ஆனா பூரி ஆகட்டும், புல்வாமா ஆகட்டும், தற்போது நடந்திருக்கும் ஆபரேஷன் செந்தூர் ஆகட்டும், நமது முப்படைகளும் ஒன்று திரண்டு இந்தியாவின் வீரத்தையும் தீரத்தையும் திறமையையும் निरूपित. पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त करने का काम हमारी वीर सेना ने किया है. பாகிஸ்தான்ல தீவிரவாதிகள் பதுங்கி இருந்த இடத்துல எல்லாம் 100 கிலோமீட்டர் அவங்க எல்லைக்குள்ள பறந்து சென்று தீவிரவாதிகளின் இருப்பிடத்தை கண்டறிந்து துல்லியமாக தாக்கி அவர்கள் இருப்பிடத்தை மண்ணோடு மண்ணாக்கியது நமது ராணுவம். और मित्रों, मोदी जी के समय में ही रक्षा उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है. மோடி அவர்களின் ஆட்சியிலே எல்லா முன்னேற்றங்களும் எப்படி இருக்கிறதோ அதுபோல ராணுவத்திலும் கூட ஆத்ம நிர்பர் என்று சொல்லக்கூடிய தன்னிறைவான ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதனால் தான் மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறோம். और जब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो पूरे देश का युवा कावेरी इंजन का नाम बड़े गर्व के साथ लेता है. ஆபரேஷன் சிந்தூரின் வெற்றியை பற்றி எல்லாம் நாம் எல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையிலே இந்தியாவின் வான்வெளி சாதனையை பற்றி சொல்ல வேண்டும். இந்த நாட்டின் இளைஞர்கள் எல்லாம் காவிரி என்ஜின் என்ற சொல்லை இப்போது உச்சரிக்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள். और हमारे देश में बने मिसाइल्सों ने जब पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम और उनके वायुसेना के अड्डे को तहस नहस किया, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर उसके देख रही. பாகிஸ்தான் தன்னுடைய ட்ரோன்களையும் ஏவுகணைகளையும் நம் மீது வீச தொடங்கிய போது இந்தியாவின் வான்வெளி வல்லமை உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் நிரூபிக்கப்பட்டது. அத்தனையையும் அடித்து தூள் தூளாக ஆக்கியது நம் இந்திய ராணுவம். भाई और बहनों, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है. आगे पर भी अगर कोई गोली चलाएगा तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा. மோடி அவர்கள் சொல்கிறார்கள், ஆபரேஷன் சிந்தூர் இன்னும் முடியலங்க, மறுபடி தீவிரவாதிகள் வாலாட்டினால் அவர்கள் இடத்திற்குள் புகுந்து
வீடு புகுந்து தாக்கியவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் நினைவூட்டுகிறேன். भाई और बहनों, 2024 का साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मील का पत्थर है, माइलस्टोन है. மக்களே, இப்ப வரக்கூடிய 26ஆம் ஆண்டு தேர்தல் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஒவ்வொரு தொண்டருக்கும் மிக மிக முக்கியமான, உயிர்ப்பான, அவசியமான ஒரு களமாகும். 2024 में ही मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार तीसरी बार. அதே போல 2024ஆம் ஆண்டும் நமக்கெல்லாம் மிக முக்கியமானது. அப்போதுதான் நமது பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் 3வது முறையாக இந்த நாட்டின் பிரதமராக பதவியேற்றுக் கொண்டார். और 2024 में ही ओडिशा में पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. 2024 தான் ஒரிசா மாநிலத்தில் முழு பலத்தோட, முழு மெஜாரிட்டியோட பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆட்சி அங்கு அமைந்தது. हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनी. ஹரியானாலையும் அதே போல மிகப்பெரிய வெற்றியை அங்கு 3வது முறையாக பதிவு செய்யப்பட்டது. और महाराष्ट्र में अब तक की सबसे बड़ी विजय बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. அதே போல மகாராஷ்டிராவிலும் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை பாரதிய ஜனதா கட்சி பதிவு செய்திருக்கிறது. और 2025 में 27 साल के बाद दिल्ली में केजरीवाल जी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. அதே போல 2025ஆம் ஆண்டு மிகப்பெரிய சாதனை செய்யப்பட்டது. டெல்லியில அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்களின் ஆட்சி 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு டெல்லியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. और 2025 में दिल्ली में सरकार बनी, 26 में तमिलनाडु की बारी है. 25ல டெல்லியில எப்படி ஆட்சி அமைச்சோமோ அதே போல நண்பர்களை 2026இல் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆட்சி கண்டிப்பாக மலரப் போகிறது. और मेरी बात कान खोलकर गांठ बांध लेना, कान खोलकर सुन लेना और याद कर कर घर में जाना. 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही. எல்லாரும் கவனமா கேளுங்க. உங்க காதுகளை திறந்து வைத்து நான் சொல்வதை கவனமாக கேளுங்கள், குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 2026ஆம் ஆண்டில் நடைபெறப் போகும் தேர்தலில் தமிழகம் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் கூட்டணி கண்டிப்பாக ஆட்சி அமைக்கும் என்பதை உறுதியாக உங்கள் முன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். मित्रों, तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है. இங்க ஆட்சியில் இருக்கிற திமுக ஊழல் 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 என்று ஊழலில் தான் திளைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. मोदी जी ने गरीब तमिल नागरिकों के लिए भेजा 450 करोड़ रुपया का पोषण का किट. उन्होंने एक कंपनी को देकर बहुत बड़ा घपला किया और गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया है. இந்த திமுகவின் ஆட்சி மத்திய அரசிலிருந்து மோடி அவர்கள் ஏழை மக்களுக்காக கொடுக்கும் பணத்தை கூட மக்களின் நலனுக்காக செலவிடாமல் அந்த பணத்தை எல்லாம் மடைமாற்றி அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நன்மைகளை கிடைக்காமல் செய்வதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 4600 करोड़ रुपए का रेती का खनन का घोटाला किया. आज तमिलनाडु का गरीब से गरीब आदमी एक कमरा भी ज्यादा बनाना है तो महंगी रेत खरीदकर
ये डीएमके पार्टी की तिजोरी में पैसा जाता है। இன்றைக்கு இந்த திமுக ஆட்சியில ஏழைகள் விலைவாசி ஏற்றத்தாலும் அவங்க வாழ்வாதாரங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அச்சத்தாலும் அவர்கள் வாழ முடியாத சூழலில் அவர்கள் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் கிடைக்காத சூழலில் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்। और मित्रों, टास्मैक घोटाला 39,000 करोड़ का घोटाला हुआ। 39,775 करोड़। 39,000 करोड़ में से तमिलनाडु के हर गांव में प्राइमरी स्कूल में 2 नए कमरे बनाए जा सकते हैं। 2 नए कमरे बनाए। 39,000 करोड़ रुपया टास्मैक के माध्यम से ये तमिलनाडु सरकार चाव कर गई है। மக்களுக்கு செய்யற நன்மையை விட திமுக ஆட்சியில் ஊழல் மிக மலிந்து காணப்படுகிறது என்பதற்கு உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் 39,775 கோடி ரூபாய்। मित्रों, मेरे पास उनके घोटालों की बड़ी सूची है, मगर मैं इसमें समय बिगाड़ना नहीं चाहता। அதாவது டாஸ்மாகில் 35,775 கோடி ரூபாய் ஊழலை செய்து இங்கே சட்டவிரோதமாக ஊழல் ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது। ये तमिलनाडु सरकार 100% 100% फेल्योर गवर्नमेंट है। இந்த தமிழக அரசு 100% தோல்வியடைந்த அரசாக காட்சி அளிக்கிறது। अब चुनाव में जा रहे हैं। अब तक इनके घोषणा पत्र के 60% वादे पूरे नहीं हुए हैं। திமுக அரசு தேர்தல் நேரத்தில் மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு வாக்குறுதி பட்டியல் கொடுக்கிறாங்க. ஆனா அந்த வாக்குறுதி பட்டியல்ல 10% கூட நிறைவேற்றவில்லை அவர்கள். ஆனால் 90% நிறைவேற்றியதாக அவர்கள் கூறிக்கொள்கிறார்கள்। स्टालिन साहब, हिम्मत है तो घोषणा पत्र निकालकर हिसाब किताब दीजिए, कितने वादे पूरे किए। உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தா உங்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதி பட்டியலை எடுத்துட்டு வாங்க, அதை பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க எத்தனை வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி இருக்கிறீர்கள் என்று। अवैध शराब में भ्रष्टाचार के कारण आए दिन गरीब लोग नकली शराब के कारण मौत की शरण हो रहे हैं। ஊழலால் மட்டுமல்ல, கள்ளச்சாராயத்தினாலும் இந்த நாட்டு மக்கள், அப்பாவி மக்கள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள்। दक्षिण तमिलनाडु में जातीय हिंसा बढ़ाने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। தென் தமிழகத்தில் சாதி பிரச்சனையினாலையும் பிரிவினைவாதத்தினாலையும் அரசியல் லாபங்களை கருத்தில் கொண்டு திமுக அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது। बुजुर्गों और महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है। இந்த ஆட்சியில பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் மலிந்து கொண்டிருக்கிறது। नशा तस्कर और ड्रग के माफिया तमिलनाडु के युवाओं को बर्बाद करने पर तुले हैं। இந்த நாட்டின் இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லாமல், வேலைகள் இல்லாமல் அவர்கள் துன்பத்தில் இருக்கும் நிலைதான் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது। और तमिलनाडु सरकार में मुख्यमंत्री जी को इसकी कोई परवाह नहीं। தமிழ்நாட்டின் முதல்வருக்கு இது பற்றி எந்த ஒரு அக்கறையுமோ கவலையுமோ கொஞ்சம் கூட இல்லை। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की भी हद होती है। मैं आज यहां आया हूं तब भगवान मुर्गन से जुड़ी हुई पहाड़ी को सिकंदर हिल मानने की हिम्मत ये डीएमके सरकार ने की है। 1000 ஆண்டு காலம் பழமையுள்ள நம்ம திருப்பரங்குன்றம் முருகரின் அறுபடை வீடான அந்த மலையை சிக்கந்தர் மலை என்று சொல்லக்கூடிய துணிச்சல் இந்த திமுக அரசுக்கு வந்திருக்கிறது। सालों से भगवान मुर्गन के भक्त
यहां पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக முருக பக்தர்கள் வழிபட்டு வந்த வழிபாட்டு தலத்தை இதுபோல அரசியல் லாபம் கருதி பிரிவினைவாதம் கருதி இந்த அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது। और भाइयों बहनों, मैं तमिलनाडु की जनता को करबद्ध विनती करने आया हूं कि मुर्गा भक्तगल मनाडू में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इनको अपनी ताकत का परिचय कराइए, भक्तों की ताकत का परिचय कराइए। நான் உங்ககிட்ட எல்லாம் அன்போடு வேண்டிக் கொள்வதெல்லாம் வர ஜூன் 22ஆம் தேதி முருக பக்தர்கள் மாநாடு நடக்குது। நீங்க ஒவ்வொருவரும் பெருந்திரளாக கலந்து கொண்டு நம்மளுடைய ஒற்றுமையையும் வலிமையையும் அந்த மாநாட்டில் காட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்। मैं फिर से एक बार तमिलनाडु सरकार से मेरी मांग दोहराता हूं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जल्द से जल्द तमिल भाषा का प्रवेश हो और मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल भाषा में की जाए। நான் தமிழக அரசு ஒவ்வொரு முறை வரும்போது நினைவூட்டுகிறேன், தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தமிழ் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கும் நீங்கள் பாடத்திட்டத்தை ஏன் தமிழில் செய்ய மறுக்கிறீர்கள்? உயர் கல்வி அனைத்தையும் தமிழில் செய்வதற்கு என்ன தடை இருக்கிறது? விரைவில் நான் தமிழக அரசை கேட்பதெல்லாம் இன்ஜினியரிங் பாடத்திட்டம் உடனடியாக தமிழில் இயற்றப்பட வேண்டும்। और भाइयों बहनों, मैं आज स्टालिन जी को यह भी अपील करने आया हूं, हमारे मोदी जी ने सेंगोल को संसद में स्थान देकर पूरे तमिलनाडु का सम्मान किया है। कभी मोदी जी को एक धन्यवाद का पत्र लिख देना भाई। நான் ஸ்டாலின் அவர்களை கேட்கிறேன், தமிழ்நாட்டின் மரபு சின்னமான மன்னர்கள் கையாண்ட அந்த செங்கோலை நாட்டின் உயர்ந்த இடத்திலே கொண்டு சென்றாரே நம் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள், அவர்களுக்கு நீங்கள் ஒற்றை வரியாவது தமிழ் மரபை உயர்த்தி பிடித்த மோடி அவர்களுக்கு நன்றி சொன்னீர்களா? भाइयों बहनों, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी 1.9 ट्रिलियन की थी और आज 11 साल में इसको 4.19 ट्रिलियन की और दुनिया का चौथे नंबर का अर्थतंत्र आज हम बन चुके हैं। मोदी जी ने विकास कैसे होता है इसका एक उदाहरण साबित किया है। மக்களே, இந்த மோடி அவர்களின் ஆட்சி உருவான பிறகு இந்தியா தொடர்ந்து வளர்ச்சி பாதையிலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது। இந்த சாதனைகளின் உச்சமாக 11 ஆண்டுகால ஆட்சியிலே மோடி அவர்கள் ஆட்சியில் இந்தியாவின் भाइयों बहनों, स्टालिन जी हर बार कहते हैं कि आपने तमिलनाडु को क्या दिया। स्टालिन साहब, यूपीए की सरकार 10 साल चली। यूपीए सरकार ने तमिलनाडु को 10 साल में 1,53,000 करोड़ रुपया दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में 6,80,000 करोड़ रुपया दिया। 6,80,000 करोड़। 10 ஆண்டுகள்ல மோடி அவர்கள் ஆட்சியில 4.19 ட்ரில்லியன் வளர்ச்சியை கண்ட நம்மளுடைய பாரதம் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி நடந்தது யூபிஏ ஆட்சியில எண்ணி பார்த்தால் 10 ஆண்டு கால ஆட்சியில யூபிஏ அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்த பணம் 1,53,00,000 ரூபாய் மட்டுமே। 10 வருஷத்துல 1,53,000 கோடி மட்டுமே। ஆனால் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு 10 ஆண்டுகளில் தந்த பணம் அதை விட பல மடங்கு அதிகமாக 6,80,000 கோடி ரூபாய் தமிழகத்திற்கு வழங்கி இருக்கிறது। और इसके अलावे रोड्स के लिए 63,000 करोड़, रेलवे के लिए 77,000 करोड़ और एयरपोर्ट के लिए
3,500 करोड़ रुपया देने का काम किया। சாலைகள் மேம்பாட்டிற்காக 63,000 கோடியும், கட்டுமான பணிகளுக்காக 77,000 கோடியும், ஏர்போர்ட் கட்டுவதற்காக 3,500 கோடியும் மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு நேரடியாக வழங்கி இருக்கிறது। भाइयों बहनों, आज तमिलनाडु के हर शहर से, हर गांव से मेरे मंडल के कार्यकर्ता आए हैं। यहां से आप जब आपके गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, टाउन में जाएंगे, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, जब तक तमिलनाडु में डीएमके सरकार को नहीं हटाते, हम किसी को आराम करने का अधिकार नहीं। பல ஊர்களிலிருந்து, பல பகுதிகளிலிருந்து இங்கு திரளாக வந்திருக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தொண்டர்களாகிய உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் கேட்பது என்னவென்றால், நீங்க திரும்ப ஊருக்கு போவீங்க, உங்களுடைய எண்ணம், உங்களுடைய சிந்தனை, உங்களுடைய செயல்பாடு எல்லாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், திமுக ஆட்சியை எப்படி அகற்றப் போகிறோம், எப்போது அகற்றப் போகிறோம், என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற சிந்தனையில் நீங்கள் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும்। और मित्रों, इस बार हमने तय किया है कि 2026 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ मिलकर लड़ेगी, एनडीए के साथियों के साथ मिलकर लड़ेगी। அன்பர்களே, வரப்போகிற 2026 ஆண்டுக்கான தேர்தல் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியும் இங்கே கூட்டணி ஆட்சியில அதிமுகவுடன் இணைந்து என்டிஏ கூட்டணி இங்கு தேர்தலை சந்திக்க இருக்கிறது। मुझे बताइए, सभी कार्यकर्ता संकल्प करते हैं कि इस बार तमिलनाडु में डीएमके को हटाना है। நீங்க எல்லாரும் எனக்கு இப்ப பதில் சொல்லுங்க, நீங்க அத்தனை பேரும் திமுகவை ஆட்சியிலிருந்து அகற்ற தயாராக இருக்கிறீர்களா? तो मेरे साथ जोर से दोनों हाथ उठाइए। எல்லாரும் ரெண்டு கைகளையும் மேல தூக்கி உரக்க நான் சொல்றத சொல்லுங்க। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए, வெற்றிக்கான உறுதிமொழியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் और प्रचंड आवाज से बोलिए, உரத்த குரலில் சொல்லுங்கள், भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के इन 2 शहरों पर नहीं है मुनीर आर्मी का कंट्रोल। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसको लड़ाकों ने बलूचिस्तान के सुराफ और मस्तुंग शहर पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, इस बार तो बीएलए ने सबूत भी पेश किए। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में बीएलए ने सुराब शहर के पुलिस मुख्यालय, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और लेवीज स्टेशन पर कब्जे के सबूत पेश किए। यह दावा पाकिस्तान की सेना और असीम मुनीर को स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आजाद बलूचिस्तान। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। गाजा पर इजरायली हमले में 95 लोगों की मौत। आईडीएफ ने बरामद किया थाई बंधक का शव। इजरायल ने शनिवार को कहा है कि उसने गाजा पट्टी में हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए थाई शख्स का शव बरामद कर लिया है। वहीं इजरायली की सेना ने गाजा पर अपना हमला जारी रखा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में पिछले 24 घंटों में कम से कम 95 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि थाई नागरिक डटापोंग पिंटा कृषि में काम करने के लिए इजरायल आया था। इजरायल की सरकार ने कहा है कि उसे किबुत्ज और ओज से पकड़ा गया और युद्ध की शुरुआत में ही मार दिया गया, जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2 अन्य नागरिकों के शव अभी बरामद नहीं किए गए हैं। थाई लोग बंदी बनाए गए विदेशियों का सबसे है।
वीडियो में आप देख सकते हैं आमिर खान वड़ा पाव के एक स्टॉल पर खुद वड़ा पाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह वीडियो लोगों को हैरान करने वाला है, लेकिन यूजर्स जान गए हैं कि वह सितारे जमीन पर फिल्म के लिए प्रमोशन कर रहे हैं। पीएल में भड़के अश्विनी आउट होने पर महिला अंपायर से भिड़े और गुस्से में पटका बैट। तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 में अश्विनी का गुस्से वाला रूप देखने को मिला है। डिंडीगुल ड्रैगन्स और भारत के दिग्गज खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन रविवार 8 जून आई ड्रीम तिरुपुर तमीज हंस के खिलाफ साई किशोर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होने के बाद आग बबूला हो गया। उन्होंने महिला अंपायर से बहस करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो पवेलियन की जाते समय गुस्से से बैट को अपने पैड पर मारा। यह ड्रामा पहली पारी के 5वें ओवर में हुआ है। साई किशोर ने लेग स्टंप पर अच्छी लेंथ पर एक लूपी बॉल डाली और अश्विनी उसे स्वीप करने के लिए नीचे उतरे, लेकिन बाएं हाथ के स्पिनर की गेंद तेजी से मुड़ने के कारण चूक गए। गेंदबाज ने अपील की और अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी, जिससे अश्विनी काफी निराश हुए। उसके बाद उन्होंने महिला अंपायर को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि यह गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई। அஸ்வின் ஸ்ட்ரைக்ல செம க்ளோஸ்ங்க, அருமையான ஷாட் அண்ட் கிவன். கிருத்திகா ரிவ்யூ கிடையாது, ரிவ்யூ இல்லை. சோ திரும்ப போய் தான் ஆகணும். அங்க நீங்க எவ்வளவு கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம், பட் ரிவ்யூ இல்லையே. அஸ்வின் திரும்ப போய் தான் ஆகணும். பெரிய பெரிய மொமெண்ட்ங்க. ஐயோ ஸ்லைட்டா வந்து அது மேபி அத நம்ம பார்த்தே ஆகணும். பட் இங்க வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு. கிருத்திகா தி அம்பையர் அவங்களுடைய முடிவு அவுட்ன்ற ஒரு டிசிஷனை கொடுத்திருக்காங்க. கிளியர்லி பிச்சிங் அவுட் த லெக் ஸ்டம்ப் மாதிரி தான் இருந்தது. பட் ரிவ்யூஸ் இந்த மாதிரி 2 வைடுக்கு இழந்தாங்கன்னா இதுதான் நடக்கும் சொல்லிட்டு அஸ்வின் ஆங்கிரியா போறாரு. பட் இருந்தாலும் கூட அம்பையர் கொடுத்துட்டாங்க அவுட். 39 for 1, अश्विन गॉन for 18. अगली खबर, प्रैक्टिस के दौरान इंडिया का स्टार खिलाड़ी घायल। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच आगामी 20 जून से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। ऐसे में टीम इंडिया ने करीब 18 साल के बाद के इंतजार को खत्म करने के लिए इंग्लैंड की धरती पर पहले ही कदम रख लिया। ऐसे में प्रैक्टिस के दौरान भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी है। ऋषभ पंत को ये चोट हाथ में लगी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि चोट कितनी गंभीर है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट के अनुसार पंत की चोट लगने के बाद उनके हाथ में पट्टी बंध गई है और फिर वो अभ्यास सत्र से दूर हो गए। अगली खबर, भिखारी को भी उससे ज्यादा मिल जाएगा। नीतीश कुमार की 400 रुपए की पेंशन पर प्रशांत किशोर का सीधा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सभी दलों ने अपने हक में जनता को साधने के लिए कमर कस ली। इसी बीच फार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर ने 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को दी जाने वाली 400 रुपए की पेंशन पर सीधा हमला किया। जनसुराज पार्टी के संस्थापक पीके ने शिक्षा को लेकर भी लोगों से वादा किया है कि उन्होंने कहा है कि दिसंबर में जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, हर गरीब को यह व्यवस्था होगी कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल की फीस सरकार की तरफ से भरी जाएगी ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। साथ ही पीके ने बाकी दलों पर भी सीधा हमला किया है। इस बार जब छठ में आओगे घर, इस बार जब दिवाली में छठ में घर आओगे तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए अब तुमको बिहार बेगूसराय छोड़कर दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का वादा आपको है। दूसरा संकल्प, छठ मन जाई उसके 1 महीना के बाद जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार अभी 400 रुपया दे रहा है पेंशन के नाम पर भीख। अगर भिखारी रोड पर बैठ जाए उसको भी 400 रुपया से ज्यादा महीना में मिलेगा। इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का भीख दे रहा। इसलिए तय हुआ कि छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया नहीं 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मटिहानी से ही पास कर रहे हैं। जनता के राज में क्या होगा ये आप जनता को ही तय करना है। 2000 पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके सवांग को, बच्चों को 10-12 हजार का रोजी रोजगार हो जाए, आपके बुजुर्गों को 2000 रुपया मिल जाए, उससे जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा
जब आपके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था हो। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आप गरीबी से नहीं निकल सकते हैं। इसलिए जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर से जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा आज जाता है सरकारी विद्यालय में, वहां खिचड़ी खाया, घरे चला आया, तो हर गरीब को ये सुविधा होगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में अपने गांव में भेजिए, अपने पंचायत में प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फिर से अब पूछ रहे हैं, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? जात की पढ़ाई, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। हम इतना बात बोलते हैं, लोग कहता है बात तो बहुत बढ़िया बतिया। अगली खबर, ग्रेटा थनबर्ग के साथ बोट से गाजा जा रहे थे कई इंटरनेशनल एक्टिविस्ट, इजराइल ने रास्ते में ही कब्जे में ले लिया। इजराइल ने स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल पीस प्राइज विजेता ग्रेटा थनबर्ग और उनके जहाज को रोक दिया। सुबह सुबह इजराइल की स्पीड बोट ने ग्रेटा थनबर्ग के जहाज को घेर लिया। इसके बाद सैनिकों ने जहाज को अपने कंट्रोल में लिया। इजराइल ने पहले ही कहा है इस कार्रवाई के बारे में। इजराइल ने स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल पीस प्राइज विजेता ग्रेटा थनबर्ग के साथ बोट से गाजा जा रहे थे कई इंटरनेशनल एक्टिविस्ट, इजराइल ने रास्ते में ही कब्जे में ले ली। इजराइल ने स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल पीस प्राइज विजेता ग्रेटा थनबर्ग और उनके जहाज को रोक दिया है। सुबह सुबह इजराइल की स्पीड बोट ने ग्रेटा थनबर्ग के जहाज को घेर लिया। इसके बाद सैनिकों ने जहाज को अपने कंट्रोल में लिया। अगली खबर, एक्स गर्लफ्रेंड की बेटी से यूं मिलते दिखे अक्षय कुमार। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार इन दिनों अपनी रिलीज हुई फिल्म हाउसफुल 5 को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसी बीच एक अवार्ड फंक्शन के दौरान उनकी एक खास मुलाकात ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इस इवेंट में जैसे अक्षय कुमार पहुंचे, वहां पहले से मौजूद राशा थडानी ने उन्हें देखकर सम्मान में खड़े होकर अभिवादन किया। अक्षय भी बड़े प्यार से राशा से मिलते नजर आए। हालांकि इस दौरान एक्टर ने उनका हालचाल पूछा और दोनों के बीच गर्मजोशी से हाथ मिलाने का दृश्य भी कैमरे में कैद हो गया। इस छोटे से पल ने दर्शकों को पुराने दौर की यादें ताजा करा दी, जब अक्षय कुमार और रवीना टंडन का रिश्ता बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरी में शुमार था। तू हर वक्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। आशिक है तेरा नाम नाम, दिल लेना देना काम काम मेरे नाम। अगली खबर, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में क्या उद्धव राज आएंगे? 7 सवाल का आदित्य ठाकरे ने दिया जवाब। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से मनसे और ठाकरे गुट के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही है। रविवार को पत्रकारों ने आदित्य ठाकरे से मनसे के साथ गठबंधन के बारे में पूछा। इस पर जवाब देते हुए आदित्य ने कहा है कि राज्य में बहुत अत्याचार हो रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं बदलाव लाना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए आदित्य ठाकरे ने यह सुझाव दिया है कि महाराष्ट्र के हित के लिए लड़ने वाली पार्टियों को एक साथ आकर लड़ना जरूरी है। वहीं ठाकरे बंधुओं के गठबंधन की चर्चा पर ठाकरे गुट के नेता किशोरी पेडनेकर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम अपनी तरफ से इस गठबंधन के लिए सकारात्मक। अगली खबर, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में इफेक्टिव राइटिंग पर हुआ सेमिनार। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में इफेक्टिव राइटिंग पर केंद्रित एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन BAPS स्वामी नारायण शोध संस्थान द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लेखन की प्रभावी और अर्थपूर्ण शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रतिभागियों को इस विषय पर उचित प्रशिक्षण प्रदान करना था। कार्यक्रम में विभिन्न कार्य क्षेत्रों से आए 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
1:30 बजे प्रथम सत्र का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुआ है। स्वागत भाषण में बीएपीएस के वरिष्ठ संत पूज्य नारायण मुनिदास स्वामी ने कहा है कि शब्द हमारे बौद्धिक पक्ष को प्रभावित करते हैं, वही भावनाएं हमारे हृदय को स्पर्श करती हैं। रामायण विश्व का प्रथम काव्य ग्रंथ है जिसमें महर्षि वाल्मीकि ने अपने अनुभवों के माध्यम से भगवान राम के जीवन का चित्रण किया। अगली खबर, अंतरिक्ष में भारत का नया इतिहास लिखेंगे शुभांशु शुक्ला। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला नया इतिहास रचने जा रहे हैं। वे 10 जून को एकॉम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष उड़ान पर रवाना होंगे और लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद 11 जून की रात करीब 10 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचेंगे। इस उड़ान से पहले एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें शुभांशु ने अपने अनुभव के बारे में बताया। ये एक्सियोम स्पेस की चौथी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी जो अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये भरी जाएगी। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। From the Indian Space Research Organization, AX-4 pilot Shubhanshu Shukla. Namaste. I am Group Captain Shubhanshu Shukla. A fighter pilot for 15 years, he was selected as one of 4 Indian astronauts in 2020. Captain Shukla, are you ready for the ride? Will you do some yoga in space like your idol Rakesh Sharma did in 1984? The first Indian astronaut, Wing Commander Rakesh Sharma, traveled to space in 1984. I grew up reading about him in textbooks and listening to his stories from space. I was deeply impressed by him. This journey that I'm on, it has been a long one for me, and it started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. I would say that I have been extremely fortunate and extremely lucky to have gotten the opportunities to first fly all my life, which was a dream job for me, and then have the opportunity to apply to astronauts corps, and now consequently be here. The way this worked out for me was that probably a week before we arrived at Axiom was the time I came to know that I will be going. I was extremely excited to be here. I was very happy because this was a possibility for me to actually fly to space. You don't know how to respond to such things. Shooks his wisdom. The knowledge that he possesses, he could be 130 years old. For me, having him as my pilot in the Dragon capsule is great. He already has that operational savvy. You know, he's just wicked smart when it comes to spacecraft technologies. He is very focused and he will basically go 1, 2, 3, 4 in a record time. I don't even know how he gets there so fast. The team that I'm flying with on this mission, it is fantastic. I do feel that, I have exceptional crewmates. I will have these crew members for this one flight, but post this mission, these are going to be my friends for life. It has been an amazing journey. These are moments that really tell you that you are getting to be a part of something that is much larger than yourself. I can only say how extremely fortunate I am to be a part of this. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. I am Group Captain Shubhanshu Shukla and I am the mission. अगली खबर, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड ने छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट ट्रेन शुरू किया है जो 9 जून 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से रवाना होगी। इस ट्रेन को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन CSMT के प्लेटफॉर्म नंबर 18 से सुबह 6 बजे रवाना होगी। खास बात यह है कि इस दूर को जबरदस्त प्रतिसाद मिला है। कुल 710 यात्री इस टूर का लाभ उठाएंगे। 80 यात्रियों ने इकोनॉमी, 190 यात्रियों ने कंफर्ट और 40 यात्रियों ने सुपीरियर में बुकिंग की है। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट टूर 5 दिनों की यात्रा में छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास और भव्य विरासत को दिखाने के लिए विशेष रूप से क्यूरेट किया गया टूर है। यह टूर महाराष्ट्र सरकार, भारतीय रेलवे और IRCTC का संयुक्त प्रयास। प्रस्थान कर चुकी है। एक
ऐतिहासिक यात्रा पर, ऐसी यात्रा जो भारत और महाराष्ट्र के इतिहास को जागृत करेगा। ये आने वाली पीढ़ियों के समक्ष उसे करीब से देखने का मौका मिलेगा। खास तौर पर युवाओं को इतिहास के पन्नों से जुड़ने का मौका मिलेगा। इतिहास के साथ करीब से एक रिश्ता बनेगा। ये गाड़ी निकल पड़ी है, उत्साहपूर्ण माहौल है, ऐतिहासिक पल है और इस पल के साक्षी हम गाड़ी निकल गई है। 5 दिन के स्कूल के बाद रायगढ़, पुणे, पन्हाड़ा, प्रतापगढ़ ऐसे कई जगहों पर पर्यटकों को भारत के इतिहास का एक झलक, उसकी झलक दिखाकर यह गाड़ी पुनः लौटेगी 6 दिन के बाद 6वें दिन फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर। अगली खबर, कार्यकर्ताओं की बदौलत लोजपा बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम। केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को आरा स्थित रमना मैदान से बिहार विधानसभा चुनाव के शंखनाद किए। चिराग ने वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में आयोजित नव संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही। इस दौरान उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ने की बात भी की और कहा कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा और बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मुझे मेरे अपनों ने ही घर और पार्टी से बाहर किया, लेकिन बिहार की जनता मेरा परिवार है। मैं अपनों की खातिर चुनाव लड़ूंगा। मेरा संकल्प है कि मैं बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाऊंगा। जब तक मैं बिहार को विकसित राज्य नहीं बना लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। वही केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान सामने आया है। देखिए, हमारा सक्षम नेतृत्व और गठबंधन। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। MNS न्यूज ला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS